नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। दोस्तों, आप लोग को होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मेरे मुस्लिम भाईजान आप लोग को भी कहते हैं ना कि 30 रोज़ों के बाद यह रमज़ान का पाक महीना आता है। और आज तो रमज़ान का दूसरा जुम्मा भी है। तो दोस्तों, आप लोग को भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और देखो, मैं मुस्लिम आवाम से यही गुजारिश या अपील करना चाहूँगा कि भाई देखो, गलती से भी किसी हिंदू भाई से अगर आपके ऊपर रंग का एक छींटा पड़ जाए तो मुस्कुराकर अखलाक ए हसन करते हुए मुजाहरा करते आगे बढ़ जाना। दोस्त, यह जो त्यौहार है बहुत ही सौहार्द का त्यौहार है। और कहते हैं ना कि जब तक पाँचों उंगलियाँ हमारी एक जैसे एक साथ रहेंगी तब तक कोई भी हमारे ऊपर नहीं उंगली उठा सकता। तो आज भी जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास, यह राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 2 से लिया गया है। और दोस्तों, मैं जानबूझकर आप लोग के समक्ष यह विषय लाया हूँ क्योंकि इससे हमें यह सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा कि किस प्रकार ब्रिटिश प्रशासन का हमारे ऊपर राज हुआ, नियंत्रण स्थापित हुआ। और साथ ही साथ हमें यह सबक भी सीखने को मिलेगा कि हमें अगर एकजुट रहना है, हमारे देश में यह राष्ट्रीयता को बरकरार रखना है तो हमें एकजुट रहना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देर किए हुए। देखिए, परिचय आपको पहले मैं बता दूं कि एक शताब्दी से भी कम समय में एक मिनट पहले में दीजिए, जैसे 1767 से लेकर 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। एक शताब्दी मतलब समझते हो, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। अब आप कैसे पता होगा कि 21वीं? तो 2025 चल रहा है ना। तो 2025 देखो, 2000 जो हमारे साल है ना, इसमें एक जोड़ देना तो आपको पता चल जाएगा कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। एक साथ मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर में हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा जन्म 1995 को हुआ था, ये हम 20वीं शताब्दी में, उसमें बहुत खुशहाल समय हुआ करता था। चलो खैर, अलग बात करते हैं। अंग्रेज संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए थे और ब्रिटिश भारत क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो मेरे भाई नहीं जानते होंगे तो पिछले वाला वीडियो आप जाकर देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने शॉर्ट में लिख दिया EIS, तो EIC। देखो यार, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था आपको मैं बता दूं छोटा मोटा नक्शा से। ये देखो, ये ब्रिटेन है। और आपको मैं पहले भी बताता हूँ कि नक्शा के हल्का फुल्का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नक्शा के ज्ञान नहीं रहेगा ना तो समझ लो कि इतिहास भूगोल कुछ भी नहीं समझ में आएगा, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान ही क्यों ना हो। तो देखो, भारत में अभी मैं बता दूं कि भारत में ये ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है बम्बई, और यहाँ पर है मद्रास मतलब चेन्नई, ठीक है, आज का समय का। और देखो, मैं बता दूं कि अभी जो इंग्लैंड है ये मेडिटेरियन सी है, ये आपका साउथ अफ्रीका है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बहुत जगह कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेश बनाकर रखे हुई थी, चाहे वो दक्षिण भारत हो या फिर हमारा जो दक्षिण अफ्रीका हो या फिर हमारा भारत हो या फिर और भी पूर्वी देश, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में कैसे भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास हुआ। तो देखो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आपको शुरुआत से लेकर चलते हैं तब समझ में आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप बताओ कि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रही होगी? अगर दे रही होगी तो बोलिए यस, अगर नहीं दे रही हो तो लिखिएगा नो, ठीक है। हाँ, राहुल, विवेक, अरे नहीं यार, मैं आ सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी भी कुछ व्यस्तताएँ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल पर्व त्यौहार के ही दिन अपना विचार मैं हमेशा रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ, संसाधन की कमी है। और आप लोग से भी निवेदन है कि देखो यार, अभी CHS का फॉर्म आ गया है तो आपको पता ही है। और CHS के जो मेरे भाई बहन जो अभी क्लास 8 में है, अभी 9 में जाने वाले हैं, तो आप तैयारी अभी से करना चालू कर दो। देखो, यह जो विषय है ना, सभी चीज़ों में, चाहे मैं ये नहीं मानकर चलता हूँ कि यह विषय कि जो मैं चाहता हूँ कि जैसे विषय के अंतर्गत मैं आपको अधिक से अधिकाधिक समान ज्ञान दे सकूँ, जो आपके कंपटीशन में लेवल में भी अच्छी खासी तैयारी करने में मदद करेगा। चाहे आप बाद में बिहार पुलिस का दो या बिहार दरोगा दो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम देने को, यह एकदम रामबाण साबित होगा। तो चलो यार, शुरुआत करते हैं। अभी देखा क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग समझ रहे थे ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? देखो यार, एक चीज़ मैं बता दूं, आप राष्ट्राध्यक्ष के बारे में सुने हो? राष्ट्राध्यक्ष क्या बोलते हैं? राष्ट्राध्यक्ष किसे कहते हैं? अच्छा हाँ, सुनो, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख होता है ना। जैसे देखो यार, राष्ट्र का जो गणतंत्र जो हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब हमारा जो देश है गणतंत्र है ना। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो अभी सुनो, राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद में कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष कहलाते हैं। और
यहाँ पर जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं। उसी तरह आप ब्रिटेन में देखोगे, इंग्लैंड में देखोगे, यह जो अंग्रेजों का है, यहाँ की महारानी है ना, तो महारानी एलिजाबेथ, तो महारानी है वहाँ पर, एक बूढ़ी सी होंगी, तो वही राष्ट्र के प्रमुख है। तो उन्होंने एक चार्टर दिया था। चार्टर क्या होता है, मतलब चाट छोला की बात नहीं कर रहे भैया। चार्टर देखो, जब राजा राजा अपना आदेश देता है ना, उसको हम बोलते हैं बिना किसी मंत्रणा के, किसी भी संसद से कोई पारित उरित ना हो, सीधे अपना आदेश देता है, उसको हम चार्टर बोलते हैं ना। इसको हिंदी में बोलते हैं राजाज्ञा। देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राजाज्ञा कितना अच्छा है। हिंदी यार, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है ना, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, कितना अच्छा है ना राजाज्ञा। अभी सुनो, तो इसको हम चार्टर करते हैं। तो 1600 में ना 31 दिसंबर 1600 को क्या दिया गया, चार्टर दिया गया। 31 दिसंबर 1600 को। देखो राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप मेरी आवाज़ों को सुनकर समझना। 15 वर्ष के लिए भारत पर समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया, मतलब आदेश दिया गया कि जाओ, तुम ही एक अधिकारी रहेगा, तुम्हारा ही केवल एक, मतलब जैसे एक अधिकार रहेगा, तुम ही केवल हमारे यहाँ से बिजनेस कर सकते हो। और भी कंपनियाँ थी, लेकिन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का छूट दिया गया। अच्छा सुनो, पहले इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने लोग थे, 217 व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक दिया। देखो कंपनी ऐसे नहीं शुरुआत होता है, कई लोगों का इसमें पैसा लगा रहता है। कई लोग जब निवेश करते हैं ना, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, मालिकाना हक, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर मतलब देखो, प्रोप्राइटर में कितने लोग थे, लगभग 217 लोग थे, लेकिन बाद में हज़ारों लोग हो गए। तो भाई हज़ारों लोग मिलकर किसी डिसीजन को कैसे निर्णय ले सकते हैं आसानी से। तो इसमें से निदेशक मंडल बनाएगा। क्या बनाएगा, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल कहने का मतलब है डायरेक्टर। डायरेक्टर तो समझ में आता है ना, डायरेक्शन देने वाला, तो डायरेक्टर रहेगा। और डायरेक्टर कितने लोग रहेंगे, तो मात्र 24 लोग। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष का। देखो 24 लोग रहेंगे, लेकिन एक वर्ष के लिए। अभी इन्हीं मतलब कि जैसे 1000 हैं व्यक्ति, तो 24, फिर अगला साल फिर अगला 24 आया, 24 लोग हट गए, फिर अगला साल 24 लोग आए, 24 लोग हट गए। ये समझ में आ रहा है। अब सुनो यार, समझ में आएगा, अभी ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। अभी हम चालू करने, अभी तो शुरुआत क्या है कि है, अभी तो परछावन चल रहा था ना। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को जितने नियंत्रित करने और प्रशासन करने के लिए उचित विधियाँ विकसित करने का प्रयास किया है। अब सुनो, ब्रिटिश प्रशासन, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश प्रशासन। तो 3.1 में देखो, भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अभी क्या देखो, कोई भी कंपनी आएगा तो क्या उसका उद्देश्य रहेगा कि हम अधिक पैसा कमा लें, है ना, अपने उपनिवेश से अधिक लाभकारी बनाना था, है ना, और व्यापार द्वारा कंपनी के लाभ में वृद्धि करना था, और भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत कर, देखो ये पॉइंट वाली बात बता रहे हैं, भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने में कायम रखना था। अब क्या था ये, देखो आपको मैं बताया, देखो अब इसलिए मैंने बताता हूँ। देखो 1757 में, पिछला वाला वीडियो जाकर देखो मेरे दोस्त, प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला है, याद आ रहा है कुछ, हाँ, मीर जाफ़र धोखा से, कि नहीं। तो उसके बाद मीर जाफ़र कठपुतली नवाब था, उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया, उसी का दामाद था, और उसके बाद फिर से मीर जाफ़र को बनाया गया, क्योंकि मीर कासिम क्या किया, मीर कासिम, अच्छा तुम लोग को ना एक चीज़ मैं बता दूँ यार, थक चुका हूँ मैं मीर सिराजुद्दौला तुम लोग अंतर ही नहीं कर पाते। ये है सिराजुद्दौला, कौन है, मतलब सिराजुद्दौला है, बहुत ही, हाँ दौला, देखो सिराजुद्दौला है। और मीर कासिम का जो दोस्त था उसका नाम सुजाउद्दौला, देखो सुजाउद्दौला, ये कहाँ के थे, हाँ सुजाउद्दौला कहाँ थे, ये अवध के नवाब थे, अवध लखनऊ, समझ में आ रहा है ना, हाँ बेगम हजरत में। अभी देखो इनका जो दोस्त थे बहुत बढ़िया, मतलब इन कहते हैं ना, दोस्तों के चक्कर में गदवा मार खा जाता है। ये सब लड़कों का यही वाला फितरत बड़ा ख़राब है। यही को के झगड़ा होगा, 4 ठोरा जाएगा संगे दोनों में लड़ाई हो, फिर अगला गुट वाला बढ़िया निकलेगा, 4 जूता मारेगा, लात घुसा खाकर घरे आएगा, बाबूजी जूता निकाल कर मारेंगे तो ना लगे से। तो ये था इनके जो दोस्त थे, पूरा दिल्ली के बादशाह थे, क्या नाम था उनका भैया, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, यार तुम लोग को याद करना चाहिए, ये सब फालतू कमेंट ना कर रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय, देखो शाह आलम दूसरा साहिब का, हाँ। अभी क्या हुआ, सुनो कहानी सुन रहे तो सुनो ध्यान से। प्लासी के युद्ध में तो जीत गया सब, कौन, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था पता, रॉबर्ट क्लाइव। ये तुम लोग ना सोच रहोगे, हाँ वही तो बोल रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव। ये सब रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक 1665 में खुशिका खोजी यार, रॉबर्ट क्लाइव की मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइव, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन एक मूवी देखे होगे चुप के, याद है तुमको, राजपाल यादव। अरे यार जब सुनो, परेश रावल अपनी नौका लेने के लिए कहाँ जाता है, चुप के नहीं देखो, शाहिद कपूर वाला जिसमें गूंगा करोड़ किया करता है, हाँ, कितना मस्त मूवी है कि नहीं। और ये ओमपुरी साहब कहते हैं कि नहीं तुम्हारा नया नहीं देंगे, हाँ कब देंगे, जब हमारे पहलवान से लड़ लोगे तब। तो परेश रावल कहते हैं कि
देखते हो कितना बहाना मारता है, कहता है कि लड़ तो लेते लेकिन हम लंगोट पहनना ही भूल गए। और हमारी जगह पर हमारा ये देखो, ऐसा नहीं कि हम डर गए हैं, हमारे में तो हमारे जो पूर्वज थे तो राजा महाराजा वीर बलवान थे, है ना, वीरता के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और अपने दोस्तों राजपाल दुआ के बारे में कहता है ना, कि इसके रगों में तो शूरवीरों का खून तोड़ता है, राजपाल दुआ बोलता है। नहीं, अब हमारे कहानी बताने से तुमको थोड़ी समझ में आएगा, देखना मूवी बड़ा मस्त है। अब सुनो, तो ऐसे ही जब तिरगुट सेना आया ना, ये तीनों मीर कासिम और सुजाउद्दौला, मुंगेर में मीर कासिम गौर और ग्रेनेड फैक्ट्री डाल दिया था। जितना गोला बम बारूद, यार बिहार के लड़के नकल मारने में बहुत तेज होते, ये कोई से छुपा है नहीं ना। अभी क्या किया ना कि देखा कि प्लासी के युद्ध में कैसे सिराजुद्दौला हार गए। ये कहा था ना, यहाँ पर देखो यार कितने हजार सैनिक थे राजा के फौज में। पहला बार तो रॉबर्ट क्लाइव डरा गया था, दूसरा बार आया था लड़ने के लिए, और वो जब मिला लिया था मीर जाफर का, तो मीर जाफर षड्यंत्र से युद्ध हुआ कहाँ। सोचो कि तीर तलवार भाला गणासा कटरा से कोई लड़ेगा यार, यहाँ पर गोम बोला गारूद है ओ माय गॉड करके मार दिया, डिस्का खान खत्म। ये सुनो, मीर कासिम दिमाग का तेज था, पढ़ा लिखा था, और वो सोच लिया था कि पहले हमको बम गोला बारूद का पहले बढ़िया से एकदम व्यवस्था कर लेना होगा, तब हम लड़ेंगे तब। तो रॉबर्ट क्लाइव भी तिरगुट सेना देकर डर गया। और अपना जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर, जो बता रहे ना, बहुत मतलब ध्यान से सुनते जाओ, बस समझ में आ जाएगा। हेक्टर मुनरो, अभी सुनिए। हेक्टर मुनरो इतना बहादुरी से लड़ा ना कि तीनों लोग को मार कर हरा दिया, तीनों लोग को मार कर हरा दिया। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ये तो बेचारू सगियाओं में चले गए। बताओ, दिल्ली खो दिया। अब दिल्ली मतलब क्या है, भारत का दिल ही तो है दिल्ली, केंद्र में तो व्यवस्थित है, यहाँ ही से ना सारा कुछ कंट्रोल होता है, पूरा ऑल इंडिया ओवर। सुनो, अब जब दिल्ली कोई हार गया तो क्या बचा शरीर का, जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा था वही हार गया, तो बचा ही क्या। अब सोचो, पूरा भारत पर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का। तो यही तो चैप्टर है। अब समझ में आया कि भारत पर ब्रिटिश शासन का क्या बता रहा है। यहाँ से सुनो, देखो, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में समझते जाएगा। देखो यहाँ प्लासी के 1797 1764 में। अब धीरे धीरे इस क्या करेगा ना कि सालम देती हुआ से संधि करेगा, फिर इनके बाद यहाँ से सिराजुद्दौला से संधित करता है, सब इलाहाबाद की संधि होती है। तो ये आप शासन लगा देता है, मतलब शासन की देख रेख, मतलब जितना भी रक्षा हो गया, पैसा हो गया, टैक्स हो गया, ये सब किसका बजट में आ गया? ये सब अंग्रेजों का हाथ में आ गया। और जितना भी कौन कौन कर्मचारी नियुक्त हो गए, सब अंग्रेजों का हाथ में आ गया। और शासन में कितनों को कितना तनख्वाह देना है, क्या करना है, ये सब राजा देखेगा। राजा कुछ नहीं कर सकता था, एकदम कठपुतली बन गया था इसके बाद। और सुनो ना, लेकिन क्या हुआ ना, देखो यार, हम तो अभी भी बोलते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी मार ले जाता है। सुने हो ना, रोटी वाला, एक रोटी मिला था, दो बिल्लियाँ लड़ रही थी, अब बंदरवा नाप नाप के एक लंगे से एक लंगे खा गया सब। उसी तरह अंग्रेजवा बड़ा चालाकी किया। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा लालच होता है ना, लालच बुरी बला है। अभी अपने में देश में भी देखो गुटबाजी चलने लगा, क्योंकि अलग जो वहाँ पर अब इंग्लैंड में बैठे जो लोग थे, इन लोगों को तो खबर धीरे धीरे हो ही रहा था। क्यों, क्या खबर हो रहा था कि अधिकारियों के लालच ने कंपनी को वित्तीय दिवालेपन। अभी क्या कर रहा था ना, अभी देखो भारत में इतने ज़्यादा यार अंग्रेज़ थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, इनको व्यापार करने के लिए या फिर अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पैसे की, चाहे कोई भी चीज़ करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, निवेश करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी कि नहीं, किसी भी पेंशन, किसी को तनख्वाह देना है तो पैसे की ज़रूरत होगी कि नहीं। तो ये सब कहाँ मांगते थे? सब इंग्लैंड से मांगते थे। और एक तरफ यहाँ पर भी पैसा ले, भारत से बहुत ज़्यादा पैसा ले कमा कर रहे थे, एकदम सरकारी हाल बना दिया था सब। मतलब कि पैसा अपने कमा रहा था तो ये अपने पॉकेट में रख रहा था, और कहता था कि नहीं हम लोग के पास पैसा नहीं है, भेजिए। तो अभी सुनो ना, 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था, बंगाल के लोगों में कष्टों में वृद्धि हो गई थी, और फिर भी ये सब पैसा देखो भारी घाटा में चला गया कंपनी। फिर भी ये सब पैसा लेने के लिए कृषि उत्पादन में कमी हो गई थी, लेकिन किसानों को भी मजबूर कर दिया। अब देखो किसानों को मजबूर कर दिया, किसान खेती नहीं करेंगे तो कहाँ से व्यापार करेंगे? अरे यार, खेती नहीं करेंगे, गेहूँ नहीं उपजेगा तो कहाँ से गेहूँ जाएगा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाएगा तो बिस्किट कहाँ से बनेगा, और जब बिस्किट नहीं बनेगा तो उद्योग बंद हो जाएंगे कि नहीं, ठप पड़ गए थे सारे कुछ। लेकिन क्या चाहिए था इनको? तो पैसा से मतलब था। इनके अधिकारी लाभ और संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, और ये भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्त होकर ब्रिटेन में जाकर विलासितापूर्वक जीवन बताते थे। इन्हें वहाँ पर नवाब कहा जाता था। नवाब माने राजा, समझते हो ना। और राजनीति में कंपनी को सक्रियता बढ़ने के कारण युद्धों में भी भारी धन की आवश्यकता थी, और कंपनी अत्यधिक कर्जा में डूबी थी। अभी देखो दूसरी ओर, एक तो पैसा इन सबको इतना कमा कर नवाब कहा रहे हैं, और दूसरी ओर कंपनी से पैसा भी मांग रहे थे, कह रहे थे इसका हम लोग को बहुत कंपनी है कर्जा में डूब गया है। और ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड मांगा सभी, तो ब्रिटिश संसद भी सख्ता में गई, एक तो इतना पैसा कमा रहा है सभी, वहाँ पे यही हाल हो, इतने यहाँ का थर्ड वर्ष से जी रहा है, तो कह रहा है कि हमारे पास राजा चाहिए नहीं, मतलब सोना के कटोरा में भीख मांगने वाली बात कर रहा था ये सब। सुनो ना, अभी
जो कंपनी अपनी वित्तीय हानियों से उबरने के लिए उधार मांग रही थी, दूसरी तरफ उसके अधिकारी पर्याप्त संपत्ति अर्जित करके अपने घर लौट रहे थे, मतलब देश लौट रहे थे। और ब्रिटिश संसद में प्रश्न उठाए गए कि भाई देखो, व्यापारिक कंपनी को भी क्षेत्रीय संप्रभुता, संप्रभुता समझते हो या संप्रभुता मतलब अपनी, मतलब कि तुम्हारी कायम जितना, मतलब देखो यार संप्रभुता तुम्हें समझा गया। तुम्हारे घर में कौन है सबसे हेड, कौन है, जब मुखिया कौन है, तुम्हारे बाबा हैं, दादा हैं, अभी तो खेत खरियान उन्हीं के जीवन में है ना, अरे यार उसके बाद पापा होंगे। और तुम्हारे पास क्या है, तुम फकरुल्ला आदमी, तुम्हारे पास बहुत वक्त ये मोबाइल है, वो कभी कभी मांग ले तो बाबा मम्मी दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास अपना क्या है ही, मतलब भड़का नहीं रहे हैं, लेकिन संप्रभुता के नाम पर क्या है तुम्हारे पास। अरे बड़ा करोगे तो कहोगे कि पापा हमको होली में नया ड्रेस खरीदा दीजिए। अब नया ड्रेस खरीदा देंगे तो ठीक है, और नहीं खरीदवाएंगे तो तुम क्या कर लोगे। नहीं खरीदेंगे बेचारे, नहीं, मान लो कि अभी उनके पास पैसा नहीं खरीदेंगे, या पैसा है भी नहीं खरीदेंगे तो क्या कर लोगे तुम, खाना पीना छोड़ दोगे। बोल रहे राजू भैया खाना पीना छोड़ देगा। अरे बउआ, खाना छोड़ दिए, कहीं थाली पटक दिए तो ऊपर से पटक कर तुमको बाबूजी ऐसा मारेंगे ना तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। है संप्रभुता है तुम्हारी, अभी संप्रभुता नहीं है बेटा। जब जिस दिन कमाने चालू कर दोगे ना, अपने तुम पैरों पर खड़ा हो जाओगे ना, तो उस दिन तुम्हारा भी थोड़ा औकात बन जाएगी, है ना। चलो एक औकात की बात है। संप्रभुता मतलब होता है ना कि तुम्हारा नियंत्रण पूर्ण रूप से, तो शक्तियाँ अर्जित करने से क्या अधिकार है। संसद के कंपनी को ऋण देने से पूर्व कंपनी को, है ना, नियंत्रण स्थापित। देखो नियंत्रण मतलब क्या है, रेगुलेशन। अब यही तो पढ़ेंगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अभी तो सुनो, अभी तक हमने क्या बात किया। देखो रेगुलेटर आपको समझ में आता होगा, जब आप पंखा में रेगुलेटर देखे हो ना, कि जैसे कि 1 पर किए तो धीरे, 2 पर किए तो थोड़ा तेज़, 3 पर 4 पर, तो क्या होता है कि कभी कभी गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंड हवा की हो सकता है तो 4 पर कर दिए। वही तुम जब ठंडी के सीज़न आता है तो तुम धीरे धीरे उसको कम कर देते हो, 1 पर ला देते हो, और खूब इत्मीनान से एकदम मज़ा लेकर आराम से हवा लेते हो कि नहीं, कि सुकून से। तो क्या है कि आप जब चाहे कम या बेसी कर सकते हो, उसको बोलते हैं रेगुलेटर। यही रेगुलेटर अब कंपनी पर लगाने के लिए कर रहे थे सब, क्या कंपनी वाले सोच रहे थे। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देश राज्यों के, अभी ऊपर कर देते हैं, देश राज्यों के साथ युद्ध एवं शांति के मामले पर गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण स्थापित करने को कहा। देखो अभी तुमको एक चीज़ मैं समझा दूँ, फिर से समझा देता हूँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो अभी हमने बताया ना, भारत में 3 जगहों पर गवर्नर थे। कहाँ पे, 1 मिनट, ये देखो, ये भारत का मोटी मोटा नक्शा है, नीचे श्रीलंका है। देखो ये कलकत्ता, ये है मुंबई महाराष्ट्र, और ये है मद्रास मतलब चेन्नई, ठीक है। तो ये तीनों जगह पर अब कब ये हुआ था, 1726 में चार्टर के द्वारा। आपको बता दें 1726 का जो चार्टर था ना, इसी में चार्टर के द्वारा ये बना था कि इन 3 जगहों पर, है ना, अपना अपना कार्य संभालेंगे। लेकिन ये कोलकाता वाला तो बहुत दिमागदार बना, और ये सब पूरा धीरे धीरे ऑल इंडिया पर इसका कायम हो गया। तो ये सब क्या हुआ ना कि 1773 में क्या हुआ कि अब यहाँ से देखो, क्या किया गया ना कि कोलकाता वाले के अधीन बना दिया गया। किसको, बम्बई और मद्रास को। क्या भैया तुम सीखो, देखो कैसे वो आगे बढ़ गया, पता है कि नहीं। जब तुम्हारे बगल का तुम्हारा सहपाठी जब आगे बढ़ जाता है तो मम्मी कहती है, क्या कहती है, कैसे होकर नंबर ज़्यादा आ गया, सीखो, तो रही सब था, अब तू गधा के गधा ही रह गया। उसी तरह हाल हो गया। अब बेचारा इन सबों का तो अधीन रहना ही था ना, क्या करता बेचारा, है कि नहीं। चलो तो देखते हैं, रहने का अधिकार दे दिया। और आपातकाल की स्थिति में, लेकिन एक चीज़ था कि आपातकाल की स्थिति में या इंग्लैंड से विशेष आदेश मिलने पर प्रेसिडेंसी स्वयं के विवेकानुसार कार्य कर सकती थी। जैसे मुंबई हो गए या मद्रास का हो गए, तो ये जब आपातकाल लागू हो गया, या फिर अगर वहाँ से आज्ञा मिल गया इंग्लैंड से, तो अपना विवेकानुसार कार्य कर सकती थी। लेकिन अन्य मामलों में वह किससे पूछेगी, कोलकाता के जो गवर्नर हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा गया कि निश्चित किया गया, क्या निश्चित किया गया भैया, निश्चित किया गया कि समिति के सभी निर्णय बहुसंख्यक मतों के द्वारा होंगे। देखो एक चीज़ हो गया, समिति बनाया गया। किस चीज़ का समिति बनाया गया, 4 सदस्य की कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। 4 सदस्य की कार्यकारिणी। देखो 4 सदस्य भेजे गए। क्यों भैया, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी अब नहीं चाह रही थी कि मतलब ब्रिटेन के जो मतलब संसद द्वारा ये पारित हुआ है भाई कि इनको अब रेगुलेटिंग करो, इनके ऊपर रेगुलेटर लाओ। क्या रेगुलेशन लाओ कि ये मनमाना ढंग से अपने कार्य ना करे, नहीं तो ज़्यादा मनमाना हो जाए तो यह दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें से क्या किया गया कि 24 जो सदस्य थे, अभी ये बताया था ना
कि वहाँ पर 24 सदस्य प्रत्येक साल के लिए होते थे। तो इनका जो कार्यकाल 1 वर्ष का था तो उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। और साथ ही साथ 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष हटाया जाने लगा, मतलब 6 सदस्य हर एक साल हट जाते थे ना, ठीक है। और साथ ही साथ सुनो, अभी बता रहे हैं कि 4 सदस्य का गठन किया गया, 4 सदस्य का कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। कहेगा कि यह जो कार्यकारिणी परिषद बहुमत से जो भी प्रस्ताव पारित करेगी, गवर्नर जनरल को उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मतलब गवर्नर जनरल जो कोलकाता थे ये मनमाना ढंग से कार्य नहीं कर सकते थे, जो 4 सदस्य कार्यकारिणी कहेगी वही काम करना है, ठीक है बस। तो निर्णायक वोट दे सकते थे। देखो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और यहाँ की जो पहले न्यायाधीश थी सर एलिजा एमपी, याद रख लेना ना, मेल थी फीमेल थी, यह बाद में समझेंगे। और ये देखो कंपनी न्यायालय को फौजदारी, दीवानी तथा अन्य वादों से निपटने का अधिकार दे दिया था। और वादों की सुनवाई ज्यूरी द्वारा की जानी थी। ज्यूरी मतलब समझते हो, अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, 3 सहायक अन्य न्यायाधीश भी थे ना, उनको ज्यूरी बोला जाता है, सब मिल के कहते हैं। और बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत के गवर्नर, अभी देखो ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था हमारे ख्याल से, क्योंकि ये इसमें नहीं है। गवर्नर जनरल को सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति अभी हम बताए थे, और जो 3-1 से बहुमत पारित होगा, 3 से ज़्यादा, 3 मतलब एक साइड 3 लोग होंगे, एक साइड 1 लोग होंगे, तभी तो अब 3 लोग बहुमत कहेंगे। अगर कभी कभी मत अगर 2-2 आ गया तब इस पर गवर्नर जो था बंगाल का ये अपना मतलब यह अपना वोट दे सकता था, ठीक है, निर्णायक वोट। अभी सुनो, फिर उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इस अधिनियम के दोष क्या थे, है ना, इस चार्टर के दोष क्या थे। देखो यार, देखो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऊपर संसद के नियंत्रण तथा भारत के केंद्रीय प्रशासन की दिशा में पहला कदम तो था ही, लेकिन अनेक दोष भी थे। देखो पहले कोई भी चीज़ नियम कानून बनता है तो उसमें कुछ खामियां तो जरूर आती है। अब पहली खामियां क्या करते हैं, गवर्नर जनरल अपनी समिति के 4 सदस्यों, मतलब समिति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, उसे केवल निर्णायक वोट देने का अधिकार था। अभी बताएं, जब 2-2 हो जाएगा तब देगा निर्णायक वोट। और बम्बई तथा मद्रास के प्रेसिडेंटी गवर्नर जो थे जनरल के अधीन नहीं थे। अब क्या था ना कि यह कभी कभी आपातकाल के बहाने स्वेच्छा से कार्य कर सकते थे। और सर्वोच्च न्यायालय तथा गवर्नर जनरल उसकी समिति के संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि भाई देखो ये कहता था तुम मत हमारे माल में मिटा मंगा, ये कहता था कि नहीं हमारा मामला है। अब देखो यहाँ से आ गया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने सुप्रसिद्ध पिट्स इंडिया एक्ट, उनका नाम था पिट, इसलिए अपने नाम पर रख दिया पिट्स इंडिया बिल, है ना एक्ट। इसमें 3 डायरेक्टरों को एक समिति बनाने का प्रावधान किया। अब सुनो, इसी में डायरेक्टर बनाया जाएगा। और देखो राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए, देखो राजनीतिक क्रियाकलाप हो गए तो उसके लिए हम बनाते हैं कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगा। अब जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, कंट्रोल करना होगा, तो वो राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। लेकिन अगर जो व्यापारी देखो डायरेक्टर कहाँ होता है, व्यापार में ना डायरेक्शन देना होता है, तो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। किस लिए, राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए। और वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग कर दिया गया था। वाणिज्य के लिए क्या होता है, बनाया गया था, अभी बोले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बनाया गया, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। चलो इतना समझे तो बहुत। देखो भाई बार बार मामला अटक जा रहा था ना, इसीलिए क्या किया गया सब कि जहाँ 4 लोग थे समिति में, उनकी जगह पर कितने हो गए, 3 सदस्य बनाए गए, है ना। और अब तो 2 लोग एक साइड रहेंगे और 1 लोग एक साइड रहेगा, तो अब तो क्लियर फैसला हो जाएगा। अब देखो एक्ट का महत्व क्या था। भारत में संवैधानिक इतिहास में पिट्स इंडिया एक्ट एक मील का पत्थर, मतलब मील का पत्थर समझते हो, मील का पत्थर क्या होता है, ये मुहावरा है। देखो 1 मील समझते हो ना, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने पर होता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि बहुत दूरों तक जब मील का पत्थर आता तो समझ लेते हो कि भाई अब इतना चल लिए हैं और इतना चलना है ना। तो एक मुहावरा है कि मील का पत्थर, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा कि लक्ष्य अब कितना ज़्यादा दूर है। इसने इंग्लैंड में दोहरे नियंत्रण के व्यवस्था से लागू किया। और एक्ट ने प्रेसिडेंटी, अब दोहरे नियंत्रण मतलब क्या, राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। और क्या जो व्यापारिक कंट्रोलर था, तो व्यापार के लिए डायरेक्टर बनाया गया, राजनीति के लिए कंट्रोलर और व्यापार के लिए डायरेक्टर। समझ में आया, चलो ठीक है। और एकीकरण में सहायता करे कि, और ब्रिटिश संसद ने भारत में ब्रिटिश कंपनियों के संपत्तियों को अपने सर्वोच्चता पर दावा किया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1857 तक लागू हुआ। इसके बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश राज के, देखो 1857 में जो क्रांति हुई ना, क्रांति तो नहीं कह सकते उसको, विद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपने ही लिए लड़ रहा था ना। इसमें देखो मध्यम वर्ग शामिल था, निम्न वर्ग, लेकिन उच्च वर्ग वाले लोग शामिल नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे देखोगे ना कि 1857 में जो क्रांति हुई ना, अरे यार कहाँ के थे, बलिया के थे। कहाँ से क्रांति हुई, मेरठ की छावनी में, क्या एनफील्ड राइफल, सुन में आ रहा है।
कारतूस लगे, कारतूस में चर्बी लगे कारतूस थी वजह, है कि नहीं। और मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, है कि नहीं। कहते हैं ना कि वीरों की धरती जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो ये देखो ऐसा ही 1857 में यही मार मारा, सब अंग्रेजों के ना डरा गया था, सब इतनी डरा गया। अब सारा कंट्रोलर किसके जिम्मे में चला गया, ब्रिटिश शासन के। और सुनो एक यही नहीं, अब ब्रिटिश कंट्रोल अब डायरेक्ट होने लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, इसीलिए अब यहाँ से सुनोगे ना जितना भी क्या बोलते हैं भाई उसको, एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी क्या बोल रहे थे हम लोग, ये वायसराय पद हो गया किस चीज़ का। इसके पहले किस चीज़ का पद था बताओ, गवर्नर पद था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वायसराय। हाँ, वायसराय मतलब प्रतिनिधि होता है, राजा का प्रतिनिधि। सुनो चार्टर एक्ट ये हमने पढ़ लिया। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार करने के लिए 1600 में, अभी जो हमने बताया था ना रॉयल चार्टर, रॉयल मतलब क्या है, राजसी होता है। प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इसका नवीनीकरण होता था। 1786 में एक्ट के द्वारा कॉर्नवालिस को देखो भारतीय सेनाओं में प्रमुख सेनापति बनाया गया। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। देखो 1786 का जो एक्ट था ना, गवर्नर जनरल को सेना का प्रधान बनाया गया और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। और 1793 में पहला चार्टर लगाया गया। देखो बंगाल के गवर्नर को ना मद्रास और जो मुंबई के गवर्नर थे अब यहाँ पर अधीन कर दिया गया है। तो यहाँ ये जो मेन बात होता है, ठीक है, अभी समझ में आ गया। और इसी समय दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि यहाँ सब अंग्रेजों क्या करता था ना, यहाँ से पैसा ले जाता था भारत से कच्चा माल और अपने देश में बनाता था जीन्स, मतलब समझो धीरे धीरे क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल ले गया, यहाँ पर फैक्ट्री में बनाया और फैक्ट्री में उत्पादन करके फिर भारत को ही बेचता था। इसी को बोलते हैं ना निवेश करना, बेचता था। अब सोचो जीन्स बनाने वाला कारीगर कहाँ के, इंग्लैंड के, वर्कर कहाँ के, इंग्लैंड के, कच्चा माल कहाँ का, भारत का, और पैसा कौन कमाएगा, इंग्लैंड। समझो यही चीज़ था। अभी भी भारत में देखो यार कपड़ा सिलने के लिए अब तो जीन्स की फैक्ट्रियाँ काफ़ी कुछ हद तक हो गई हैं, लेकिन अगर दर्जी को कह दोगे ना कि थोड़ा सा इसमें कर दीजिएगा, भाई कहेगा यार हमारे पास 10 रंग का बहाना मारेगा, कहेगा ये वाला तो मशीन ये नहीं है, सो ये टूट जाएगा, तो ये है तो वो है फलाने का। समझ आ रहा है। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत का मतलब ये है कि धन निष्कासन का मतलब कहते थे दादा भाई नौरोजी कि बादल तो हमारे देश में बनता है भारत में और वर्षा कराता है कहाँ पर, इंग्लैंड में। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें थी। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट आया ना, सुनोगे तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या किया गया कि ब्रिटिश शासन का जो एकाधिकार था ना इसको समाप्त किया गया और भारतीयों की धार्मिक शिक्षा पर देखो पहले उन सब शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्चा किया। लेकिन क्यों, कहाँ कि भाई भारत में फैक्ट्री डालना चालू किया, पढ़ाना लिखाना भी ज़रूरी था। और सुनो ये सोच रहे हो कि हमारे पढ़ाने के लिए पैसा खर्चा किया, नहीं, अपने फ़ायदा में खर्चा किया। अब सोचो क्या था, इसके पहले सती प्रथा था, बाल विवाह पर रोक थी, बाल विवाह होता था या फिर विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। ये सब आपको पता है ना। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब क्या हुआ देखो, एक चीज़ बताओ, भारत की जो स्त्री है अगर पुरुष का डेट हो जाता है तो स्त्री को भी विधवा रहकर जीवन या फिर विधवा बनने से पहले उसको तो जला दिया जाता था। उसी को बोलते हैं सती प्रथा। मतलब वो तो गए तो स्वर्ग लोग आपके पति जी गए हैं तो जाइए उनका भी, आप उनके अर्धांगिनी है ना, पति परमेश्वर होता था, आप उनको स्वर्ग में जाकर सेवा करिए, उनको भी जला दिया जाता था। लेकिन उसके बाद बता रहे हैं अगर विधवा रह भी गई तो उजली साड़ी पहनना है। अब फैशन कहाँ से, जीन्स कहाँ से इसका बिकेगा, अंग्रेजों का। अगर जीन्स नहीं बिकेगा तो इतना मेकअप वोकअप ऑर्नामेंट सारा कुछ बेकार हो जाएगा। स्नो पाउडर बेबीलोन न्यूयॉर्क है ना, कौन सा यार दिखाता है कौन सा मस्करा जो समय को मात दे, ये सब कहाँ से बिकेगा। तो इसीलिए अंग्रेज़ चाहता था कि भारतीय लोग भी पढ़ें, और पढ़े नहीं मतलब हमारे पढ़ेगा तभी तो। अब देखो मान लो कि कंपनी में रेल का पटरी अगर मान लो ठीक ठाक करने के लिए वर्करे का काम दिया है, अगर छोटे मोटे ओहदे पर बैठाता था भारतीयों को, तो पता चला कि कहीं नट बल्टू कसना भूल गया भारतीय, अब जाकर रेल कहीं पलट उलट गया तो कहेगा सब भगवान का कृपा है उसमें क्या होना होनी है, हो गया। भारत के लोग मतलब ज़्यादा धार्मिक थे। अब अंग्रेज़ सोचता था कि इनको यार कहीं से कहीं धार्मिक से ज़्यादा अब इनके पर अलग विषयों पर खर्चा किया। तो शुरू में तो 1 लाख रुपया खर्चा किया है भारतीय शिक्षा पर, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा पर। अब धीरे धीरे देखना आएगा मैकाले, और मैकाले ऐसा काले करेगा ना तब अंग्रेजी शिक्षा की ओर ले जाएगा इन सबको। देखो कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार से वंचित कर रखा दिया हल्का हल्का। चीन के साथ उसका भी आंशिक व्यापार था, चीन के साथ और चाय का व्यापार उसका अभी व्यापार
का एकाधिकार, मतलब एक अधिकार किसके पास था, केवल कंपनी के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अभी सुनो यार, एकाधिकार अभी हमको नहीं, आपको क्या बताएं, कैसे समझाएं। देखो अभी मान लो कि आपके बाज़ार में, मान लो मैं लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, अभी पतंजलि का कोई मार्केट नहीं होगा, पतंजलि का कोई मान लो कि कोई शोरूम नहीं है, तो अगर आप परमिशन ले लेते हो पतंजलि का, किससे, बाबा रामदेव है ना, तो उनसे ले लेते हो कि भैया यहाँ पर केवल एक ही मार्केट में एक ही दुकान रहेगा, वो भी मेरा रहेगा, ठीक है। तो आप उनसे अगर परमिशन ले लेते हो, गारंटेड हो जाता है, तो सोचो कितना बढ़िया मार्केट चलेगा आपका, है कि नहीं। तो उसी तरह चाय और चीन के साथ व्यापार किसका था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का था। समझ में आया रहे अभी, हाँ। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में बैठे और भी कंपनियां वाला धीरे धीरे सोच रहा था ना कि यार सभी सब धनी मनी मर रहा है, हम लोग भी तो हाथ आजमाए जाकर भारत में, हम तो थोड़ा बहती के गंगा में हाथ धो लें, कुंभ नहा लें यही हाल था। अब देखो, कंपनी की भारतीय सेनाओं के लिए कानून बनाने और नियमन करने, युद्ध की सामग्री बनाने के लिए अधिकृत किया गया, और भारत में स्थानीय सरकारों को कर लगाने और दोषियों को दंडित करने का अधिकार दिया गया। और जिन मामलों में ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों सम्मिलित थे, उनके न्यायिक प्रशासन के लिए ब्रिटिश प्रावधान किया गया। देखो, अंग्रेजों के लिए बहुत हल्का कानून था और भारतीयों के लिए बहुत कठोर कानून था, समझो, अलग अलग कानून बनाए थे सब। चार्टर एक्ट 1833 में हम लोग पढ़ देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया। समझ में आ रहा है ना। चलो, तो एक मिनट, देखो भाई, यहाँ सब क्लियर हो गया ना। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, देखो यहाँ पर लिखा है आपको, इस एक्ट में भारत में इंग्लिश कंपनी का प्रशासन केंद्रीकृत किया गया। क्या हुआ कि बम्बई, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंटियों तथा अन्य ब्रिटिश संपत्तियां गवर्नर जनरल काउंसिल के नियंत्रण में रख दी गई। समझ आया। तो ये सब यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं, कि अब किसके अधीन किया गया, बंगाल का अधीन किया गया। किसको, मुंबई और मद्रास को। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पर लिखा है कि चार्टर एक्ट ने भारत में वैधानिक केंद्रीकरण भी किया। पूरे देश में एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई। तो कानून बनाने का अधिकार केवल गवर्नर जनरल इन काउंसिल को था। और एक्ट ने भारत में कानूनों की संहिता बनाने का प्रावधान किया। मद्रास तथा बम्बई को अपनी पृथक सेनाएं रखनी थी, जो उसके प्रधान सेनापतियों के अधीन रखी गई, और इन सेनाओं को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखा गया। और गवर्नर जनरल की अधिशासी समिति एक कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई। अब समझ में आ रहा है। गवर्नर जनरल की अधिशासी समिति में एक कानूनी सदस्य की और वृद्धि किया गया, मतलब 3 से फिर लेकर 4 बना दिया गया, क्योंकि विधि बनाने में मदद करेगा। ठीक है, एक जो सदस्य रहेगा, 3 तो कार्यकारिणी सदस्य थे, और एक सदस्य जो रहेगा तो नियम कानून बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समझना, एक विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ही थे। और 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, इस एक्ट में कंपनी के कामकाज का ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में पुनः वृद्धि की गई। इस एक्ट में प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। डायरेक्टरों की संख्या घटाकर 18 कर दिया गया। जो 24 थे उनको लिए क्या कर दिया गया, धीरे धीरे कम कर दिया गया। और क्या कर दिया गया, एक्ट ने ताज के इंग्लैंड के कानून आयोग नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की अधिशासी समिति के पूर्ण सदस्य बनाया गया। और वैधानिक प्रस्ताव, देखो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था कि प्रत्येक प्रांत को केंद्रीय विधान परिषद के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान किया गया। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को इस परिषद के पदेन सदस्य बनाया गया। और विधान परिषद के कुल 12 सदस्य होने थे। और बंगाल प्रेसिडेंटी को एक पृथक गवर्नर की नियुक्ति की गई। देखो, बंगाल के जो प्रेसिडेंट थे एक पृथक गवर्नर बनाया गया। 1853 का एक भारत में संसदीय प्रणाली का प्रारंभ था। ठीक है, तो समझ में आया। कुछ मेन आपको इसमें कुछ नहीं है। इसमें लिखा है कि कंपनी के कर्मचारियों को भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी समय सिविल सेवा का आयोजन किया गया, और लेकिन उनको प्रोन्नति नहीं दिया जाता था। समझ आया ना, भारतीय लोगों को प्रोन्नति नहीं दिया जाता था। अब 1858 का अधिनियम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था, देखो 1773 में स्पष्ट प्रावधानों में बावजूद गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के तीव्र विस्तार की नीति अपनाई। चूँकि व्यापार और वाणिज्य तभी समृद्ध हो सकता है जब देश में शांति स्थापित रहे। देखो 1857 में विद्रोह हुआ, क्या शांति हो गया। अब विद्रोह हो के नहीं, अब सोचो, एक आपके घर में कुकर है, ठीक है, आपने कुकर पर कोई चीज़ मान लो बैठाए हो और नीचे से आँच दे रहे हो, तो सीटी मारता है। तो सीटी मारता था, जब सीटी मारता था अंग्रेज उसको दबा देते थे। मतलब जब कुछ कुकर में जो दाल भात है, चावल दाल है, ये समझ लो भारतीय हैं, और नीचे से आग देने का काम कर रहा है जब उसको पड़ताना दे रहे हैं अंग्रेज। ठीक है,
तो लेकिन जब जब सीटी मारता था तो क्या करता था, अंग्रेज उसको दबा देते थे। जब जब भारतीय विद्रोह करते थे उसको दबा देते। लेकिन 1857 के ऐसा सीटी मारा कि सीटियाँ मारते रह गए, सीटियाँ मारते रहे। अब भैया कितनों दबाओगे, जब ऊपर से भी दबा दोगे, नीचे से आग देते रहोगे, कि कबो न कबो तो ब्लास्ट होना ही है ना। वही वाला काम हुआ था 1857 में सॉरी। तो वहाँ से 1858 का अधिनियम बनकर आया था, ठीक है। उसको चार्टर नहीं बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी का, देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा ये गाजीपुर में है, ठीक ना। ठोस आधार प्रदान किया। सेना, सिविल सेवा, पुलिस, न्यायिक संगठन ब्रिटिश प्रशासन के प्रधान स्तंभ थे। इनके नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा होता था, ठीक है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की सहायता के लिए वहाँ बड़ी संख्या में अधिकारीगण होते थे जो सिविल सेवा के प्राधिकारी थे। अब सिविल सेवा जनक पूछेगा ना तो इन्हीं को बताए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्टील फार्मर कहा जाता है जिसे, और सबसे शक्तिशाली और कुशल सम्मानित सेवा में से एक थी। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में व्यापार के क्लर्क सम्मिलित थे जो प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का भी निर्वहन करते, जो जैसे है ना वही चीज़ है। इनका वेतन भी बहुत कम था, अकुशल और भ्रष्ट होते थे। अब भैया आज भी क्लर्क तो वही हाल है। वारेन हेस्टिंग जो थे, अब देखो वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया था, बंगाल के गवर्नर, और बंगाल के गवर्नर जो थे अंतिम गवर्नर, भारत को प्रथम गवर्नर इन्हीं को बनाया गया, ठीक है। अरे यार देखो एक चीज़ मैं बता दूं, देखो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का भी प्रथम कौन होगा, भारत का प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ से देखो यहाँ चल गया। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो पूरा माउंटबेटन योजना यही तो लाए थे, भारत पाकिस्तान को अलग कर दिए थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, CR गोपालाचारी, जिनको मिल चुका है क्या चीज़, भारत रत्न। समझ आया, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी मुद्दा, इसलिए मैं आपको बता दिया। KH BCM याद रखना, हाँ BCM म्यूजिक सुना होगा। उसने अधिकारियों के लिए कठोर नियम बनाए, और ये चीज़ मेन चीज़ है। देखो एक लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसको आज इतना ही अंत करना चाहूँगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।